देखें स्ट्रेट एज जो होता है ना, ये वो स्केल या रूलर को बोलते हैं। और इसी तरह कंपास आपको यूज करनी है, दो चीजें यूज करनी है इस क्वेश्चन के लिए। कंस्ट्रक्ट द लोकस ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल दैट आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए बी एंड बी सी। ए बी और बी सी से इक्विडिस्टेंट पॉइंट का आपको लोकस बनाना है। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस, वो जो लोकस होता है वो क्या होता है? हमें, एंगल। हाँ वो एंगल बाइसेक्टर होता है। तो इक्विडिस्टेंट फ्रॉम टू लाइंस, ये जो लोकस होता है ये एंगल बाइसेक्टर होता है बिटवीन द टू लाइंस। तो आपको एंगल को बाइसेक्ट करना होगा, ठीक है। तो एंगल बाइसेक्ट करने के लिए आपने कंपास को बी पे रखा, आपने एक आर्क लगाई और आपने सेम कंपास से एक आर्क यहाँ लगाई। फिर आपने कंपास को यहाँ रखा, एक आर्क लगा दी, और फिर आपने कंपास को यहाँ पे प्लेस करने के बाद एक और आर्क लगा दी, और फिर उसके बाद आपने इस तरह इसको मिला दिया। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर बन गया। और ये वो लोकस है जो कि अच्छा, ये इनसाइड पूरा क्वाड्रिलेटरल जहाँ भी अंदर तक है ना, पूरी लाइन बनानी है ताकि ये वो हो जाए, यानी क्वेश्चन में जो कहा जा रहा है वो कंप्लीट हो जाए। तो ये मैन्युअली करने का काम है, बस दो चीज़ों की मदद से आप बहुत आराम से कर लेंगे। अच्छा, 2 के बाद था 14। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 14 देख लेते हैं। जी, राइट एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5 इन द फॉर्म। ये स्क्वायर कंप्लीट करने की फॉर्म है, ठीक है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर का फॉर्म ये तरीका है। तो आपको करना ये है कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x अलग रख लें, प्लस 5 को आप अलग कर दें। अच्छा, अब ये जो ब्रैकेट में दो टर्म्स लिखी हुई हैं, इसमें हमें इस तरह वर्किंग करनी है कि हम इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लें। देखें, स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए ना हमें तीन टर्म्स की ज़रूरत होती है। फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस और माइनस मिडल टर्म प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर। तो फिर इससे हम फर्स्ट टर्म प्लस और माइनस सेकंड टर्म होल स्क्वायर, ये स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। अभी जो ब्रैकेट में हमारे पास लिखा हुआ है ना, वो दो टर्म्स हैं। उसमें से ये जो टर्म है फर्स्ट वाली, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर हो जाएगा। आगे माइनस का साइन है, वो माइनस का साइन ये बता रहा है कि ये मिडिल टर्म होगी। और अगर पॉजिटिव भी हो तब भी 7x बता रहा है कि वो किसी का स्क्वायर नहीं है, तो वो लाजिमन मिडिल टर्म होगी। मिडिल टर्म में सबसे पहले 2 आता है, तो मैंने 2 लिख दिया। फिर फर्स्ट टर्म आती है, फिर सेकंड टर्म आती है, वो इसके साथ आएगी। फर्स्ट टर्म तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, ये हो गया -2x। अब हमें सेकंड टर्म इस तरह प्लेस करनी है कि आंसर -7x आ जाए। और जो कुछ हम इस ब्रैकेट में लिखेंगे उसी की मदद से हमें पता चलेगा कि हमारी सेकंड टर्म क्या होनी चाहिए। जी, तो अब हम यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं, क्या 7 लिखेंगे? तो जी 7/2 सही है। जी 7/2 हम लिख देंगे ताकि 2 से 2 कैंसिल हो जाए, 7 बचे और -7x आंसर आ जाए। अच्छा, अब इससे पता चला कि अगर हमें स्क्वायर कंप्लीट करना है ना, तो हमें यहाँ पर अपनी तरफ से एक टर्म लिखनी पड़ेगी। वो कौन सी लिखनी पड़ेगी? प्लस 7/2 स्क्वायर। ये टर्म मिसिंग है, ये हमने अपनी तरफ से लिख दी। और बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमने अपनी तरफ से इस एक्सप्रेशन में 7/2 स्क्वायर ऐड किया है ना, तो मैं ब्रैकेट के बाहर बैलेंस करने के लिए इस स्क्वायर को क्या भी कर देता हूँ, सब्ट्रैक्ट भी कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ हमने ऐड किया क्योंकि हमें स्क्वायर कंप्लीट करना था,
उस एडिशन को बैलेंस करने के लिए यहाँ हमने सब्ट्रैक्शन कर दिया, तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बस अब फायदा ये होगा कि हम अपना स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये जो 3 टर्म्स ब्रैकेट में लिखी हुई हैं, ये x यानी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म 7/2 का होल स्क्वायर है। ब्रैकेट के बाहर लिखा हुआ है 5 माइनस 49/4, उसको हमें एलसीएम कर लेना चाहिए। तो ये बन जाएगा ब्रैकेट स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 आ जाएगा, 4 5 20 माइनस 49। तो आपके पास आंसर ये बचेगा x माइनस 7/2 होल स्क्वायर, और माइनस के बाद एक यहाँ पर बचेगा 29/4। ठीक है, अब ये गिवन एक्सप्रेशन देखें उस फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया जिसमें हमें एक्सप्रेस करना था। इसमें पहली ब्रैकेट एक होल स्क्वायर है, माइनस का साइन है, और माइनस के साइन के बाद एक कांस्टेंट है। अच्छा, अब ये कह रहे हैं कि हेंस राइट डाउन द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। मिनिमम वैल्यू क्या होगी इस एक्सप्रेशन की? उसके लिए मेरे ख्याल में हमें x को 0 रिप्लेस करना पड़ेगा। x को 0 रिप्लेस करने से मिनिमम वैल्यू इसकी 5 आ जानी चाहिए। देख लेते हैं। खोल दिया मैंने मार्क्स। जी, तो -29/4। सही है। मिनिमम वैल्यू उस वक्त आएगी जब हम यहाँ पर x की ऐसी वैल्यू रिप्लेस करेंगे जिससे ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो उसके लिए हमें x को ना इक्वल टू 7/2 पुट करना होगा। 7/2 माइनस 7/2 0, 0 का स्क्वायर 0। तो मिनिमम जो आंसर आएगा यहाँ पर वो आपके पास -29/4 आ जाएगा। तो इसके लिए हम इसको यूं लिखेंगे कि ये वाला एक्सप्रेशन x माइनस 7/2 होल स्क्वायर के इक्वल है, -29/4। और हम यहाँ लिखेंगे कि x को हम 7/2 पुट कर देते हैं ताकि ये वाली जो फॉर्म है ये 0 हो जाए, और इसके 0 होने से बाकी जो बचेगा वो इसका मिनिमम आंसर या मिनिमम वैल्यू होगी। इसके अलावा जितनी भी वैल्यूज आएंगी वो सब के सब -29/4 से ग्रेटर होंगी, कम नहीं होंगी। अच्छा, अब बताएं इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो इसमें? चलो, अगला क्वेश्चन जो था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 16। सर मैं शायद लिखना भूल गया। 15 के अंदर भी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अच्छा, चलें वो देख लेते हैं। ये कह रहे बी हैं कि पार्ट में जी 168 को उसके प्राइम फैक्टर्स में चेंज करना है, वो आपने कर लिया होगा। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 168 एंड n इज 42। गिवन दैट n 200 से ग्रेटर है और 300 से कम है, फाइंड द टू पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n। अच्छा देखें, ये जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है ना, ये HCF होता है। ठीक है, HCF है आपका 42, और दो नंबर्स हैं, एक नंबर 168 है और एक नंबर कोई n है। 168 के प्राइम फैक्टर्स क्या है?
अगर आपने किए हुए हैं तो बता दें। सर मेरे पास आ रहे हैं 2³ मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। 2³ इंटू 3 इंटू 7, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास HCF है 42, तो इसका मतलब है कि इसमें भी एक फैक्टर 7 होगा, एक फैक्टर 3 होगा और एक फैक्टर 2 होगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में ये होता है ना कि हम मैक्सिमम जो कॉमन फैक्टर्स होते हैं ना उनको ले लेते हैं। अच्छा, अब ये आ गया आपके पास 42। अब 42 के अलावा इसमें क्या होगा? 42 को अगर हम करें 200 से 300 के दरमियान। अच्छा, 42 के बाद देख लेते हैं क्या क्या फैक्टर्स बनेंगे। 42, 84 और 126, फिर उसके बाद 168 और 48 कर दिया 210 और फिर आएगा 252 और उसके बाद आएगा 294 और फिर उसके बाद हम 300 से आगे निकल जाएंगे। अच्छा, अब ये 3 आ रहे हैं जो कि इस रेंज में होंगे, तो 210, 252 और 294। 210 एंड 294 ओनली, ठीक है। उसकी वजह क्या है? ये हो गया 2, 3, 4, ये आ गया 5, ये 6 और ये 7, ठीक है। अब देखें हमारे पास 42 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं ना, उसमें से 84, 126 और 168 हम इसलिए नहीं लेंगे कि ये हमारी गिवन रेंज में नहीं आ रहे। गिवन रेंज के अंदर 3 फैक्टर्स आ रहे हैं, 42 5 42 6 और 42 7। इसमें से हम 6 वाले को इग्नोर कर देंगे। इसको हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं? क्योंकि देखें, अगर हम ये वाला आंसर एक्सेप्ट करते हैं ना, तो n के फैक्टर्स HCF जो है ना वो 42 है। अब इसके साथ अगर मैं 6 लिखता हूँ तो 6 अगेन 3 इंटू 2 हो जाएगा, तो आपके पास HCF जो है ना वो चेंज हो जाएगा। यानी HCF के अंदर 7 भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, एक 2 कॉमन था और उसके बाद एक 2 और कॉमन आ जाएगा। तो इस वजह से हम ये 6 वाला फैक्टर नहीं लेंगे। इसके बजाय अगर हम 5 का फैक्टर लेते हैं, 42 5 तो HCF में कोई फर्क नहीं पड़ा। या अगर हम इन तीनों को मिला के 42 बना देते हैं और फिर उसके साथ 7 लेते हैं, तो 7 168 में सिर्फ एक मरतबा आ रहा है। अगर n वाले नंबर में 2 मरतबा भी आ जाएगा तब भी वो कॉमन तो नहीं होगा दोनों में, तो हम 7 और 5 दोनों को कंसिडर कर सकते हैं। इसलिए हम कहेंगे कि n जो है ना वो हमारे पास 210 भी हो सकता है और 294 भी हो सकता है। जी, किस किस को समझ में आ गया बताएं। सर वो जो 6 वाली आपने बात बताई थी ना, वो थोड़ी सी तंग कर रही है। देखें, फर्ज करें हम कहते हैं कि n की वैल्यू ना 252 भी है, हम कंसिडर करते हैं। इसको जब हम फैक्टराइज करेंगे तो 7 इंटू 3 इंटू 2 42 आएगा। 42 के बाद 6 आएगा और 6 2 इंटू 3 के तौर पे लिखा जा सकता है। सही है? अच्छा, जी सर। अब आप इसके जो आपने वो बनाए थे ना 168 के प्राइम फैक्टर्स, उसके साथ कॉमन फैक्टर निकालें। तो HCF जो होगा उसमें एक तो 7 आएगा,
एक 3 आएगा, ठीक है। उसके बाद जी 2 कितनी दफा आ जाएगा? 2 बार। 2 स्क्वायर, तो इसका आंसर 84 आ रहा है। तो अगर हम 252 लेते हैं ना तो उसमें HCF चेंज हो रहा है, ठीक है, तो इसलिए हम, यानी हाँ, सिर्फ प्राइम नंबर्स आ सकते हैं यहाँ पे। सिर्फ प्राइम नहीं, ऐसे नंबर आ सकते हैं जो गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई करें। पहली कंडीशन ठीक है। ये है कि आपके पास HCF जो है ना वो 42 रहना चाहिए। दूसरी ठीक बात है। यह है कि आप नंबर्स वो सिलेक्ट करेंगे जो 200 से 300 के दरमियान में लाया करें। ठीक। दोनों कंडीशंस को जो नंबर सेटिस्फाई कर रहे हैं ना वो एक 210 है और एक 294 है। जी शुक्रिया। अच्छा, इसके बाद 16 था जी। Triangle A and triangle B are drawn on the grid. Describe fully single transformation that maps triangle A onto triangle B. ट्राइंगल ए को ट्राइंगल बी पे मैप करने के लिए एक सिंगल ट्रांसफॉर्मेशन आप बताएं क्या होगी? अच्छा, इसमें कोई रोटेशन या रिफ्लेक्शन ऐसा कुछ तो नहीं नजर आ रहा आपको? देखें, जैसी ट्राइंगल ए है वैसी ट्राइंगल बी है, ना कोई एनलार्जमेंट हो रही है, ना रोटेशन हो रही है, ना रिफ्लेक्शन हो रही है। सिर्फ क्या हो रहा है, ट्राइंगल ए एक जगह से ट्रांसलेट होकर कहाँ जा रही है? ट्राइंगल बी पर। जी ठीक सर, है, एक आंसर मैंने कर लिया था, उसका है -3 और 4। हाँ ये ट्रांसलेशन है। और ट्रांसलेशन वेक्टर क्या बनेगा आपका? आपको 3 यूनिट्स लेफ्ट पे आना होगा, तो -3, और 4 यूनिट्स आपको ऊपर जाना होगा, तो 4। ये ट्रांसलेशन वेक्टर बनेगा। ट्रांसलेशन सिंपल, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना होता है। तो अगर हम किसी भी एक पॉइंट के रिस्पेक्ट से देख लें ना, तो ये वाला पॉइंट 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट एक्स एक्सिस पर आया टूवर्ड्स लेफ्ट, इस तरह से यहाँ पहुंचा, और यहाँ पहुंचने के बाद 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 और 4 यूनिट ये अप चला गया, तो -3 और 4, ये इसकी ट्रांसलेशन बन जाएगी। और बाकी सारे पॉइंट्स की भी यही बनेगी जो एक पॉइंट से हमने निकाली है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ट्राइंगल ए इज मैप्ड ऑनटू ट्राइंगल सी बाय एन एनलार्जमेंट विद सेंटर 03 एंड स्केल फैक्टर -2 ऑन द ग्रिड, ड्रॉ ट्राइंगल सी। देखें, आपके पास एनलार्जमेंट का सेंटर है 03। 03 का मतलब हो गया ये वाला पॉइंट, ठीक है, ये हमारा सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट है। अच्छा, अब इसमें आपको क्या करना है, आपको हर पॉइंट को इस सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के साथ, ट्राइंगल के हर पॉइंट को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के साथ ज्वाइन कर देना है। सही है, बाकी चीजें मैं मिटा देता हूँ। ये हमने क्या किया, ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स को सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट के साथ ज्वाइन कर दिया। अब एनलार्जमेंट आपको करनी है -2 के साथ, ठीक है, -2। इसमें 2 ये शो कर रहा है कि आपकी जो ट्रांसफॉर्म ट्राइंगल बनेगी ना वो डबल इन साइज होगी। और माइनस क्या शो कर रहा है? माइनस शो करता है कि वो किस डायरेक्शन में जाके बनेगी, किस डायरेक्शन में जाएंगे? ऑपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। मीटिंग एंड हो रही है, मैं मीटिंग एंड करके ना दोबारा स्टार्ट करता हूँ, फिर इसको दोबारा बताता हूँ। अच्छा, अब देखें, हमने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट 03 को मार्क किया, और 03 के साथ हमने हर वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल को मार्क किया, और हमने देखा कि -2 का मतलब ये है कि 2 शो कर रहा है कि हमने डबल करना है, एनलार्जमेंट इस तरह करनी है कि जो नई ट्राइंगल आए वो डबल हो जाए ओरिजिनल का, और माइनस शो कर रहा है कि हमने ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है। अब देखें,
अगर मैंने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से एक वर्टेक्स तक लाइन ड्रॉ की थी ब्लू में, तो मुझे डायगनली डाउनवर्ड आना पड़ रहा था उसके लिए, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ये जो वर्टेक्स होगा एनलार्जमेंट के बाद, इसके लिए मुझे डायगनली ही आना पड़ेगा, लेकिन डाउनवर्ड आऊंगा या उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाऊंगा। तो अब देखें, मैं इस तरह ट्रेवल करूंगा, डायगनली ट्रेवल करूंगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जितना डिस्टेंस मैंने सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट से उस पॉइंट के लिए ट्रेवल किया था उसका मैं डबल ट्रेवल करूंगा, 2 टाइम्स। तो ये जो पॉइंट अब मुझे मिला है, ये नेगेटिव डबल ट्रांसफॉर्मेशन है उस एक पॉइंट की, ठीक है। अच्छा, अब जरा आप आ जाएं ग्रीन वाले पर। ग्रीन वाले के लिए सेंटर ऑफ एनलार्जमेंट पर मुझे 3 बॉक्सेस में डायगनली डाउनवर्ड जाना पड़ा, ऐसे, ठीक है। अब बताएं -2 के लिए हम कहाँ जाएंगे? अपवर्ड्स। अपवर्ड जाएंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह। ये अब आप सारा काम स्केल से कर रहे हो, ये देखेंगे 1 यूनिट्स हो गए, और ये उसके मुकाबले में डबल हो गया। तो हमारा जो पॉइंट है अब, डिजायर्ड पॉइंट या रिक्वायर्ड पॉइंट, वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब आखिरी है रेड वाले के लिए। रेड वाले के लिए हमें लेफ्ट पर जाना पड़ा, कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स या 3 बॉक्सेस। अच्छा, डबल नेगेटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम राइट पर आएंगे, लेकिन कितने यूनिट्स आएंगे? 6 units. 6 यूनिट्स। तो इस तरह ये -2 की ट्रांसफॉर्मेशन हो गई। अब आखिर में बस आपको ये करना है कि इन तीनों वर्टिसेस को आपस में ज्वाइन करवा दें। तो ये वाला वर्टेक्स इससे ज्वाइन कर दें, ये वाला वर्टेक्स इससे ज्वाइन करें, और ये वाला वर्टेक्स इससे ज्वाइन करें। तो देखें, सेम ट्राइंगल है, डबल इन साइज, और एनलार्जमेंट इस तरह हुई कि हम नेगेटिव डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने डबल डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। सही है? कंफ्यूजन तो नहीं है कोई इसमें? क्लियर हो गया? अच्छा, अब ये हो गया। इसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? 16 के बाद 24। तो क्वेश्चन 24 में ये आ गया, ABC are points on the circle center O and AB is equal to BC, ठीक है। अच्छा, P is the midpoint of chord AB and Q is the midpoint of chord BC. Prove that triangle OAP is congruent to triangle OCQ, ठीक है। Give a reason for each statement you make. अच्छा जी, अब हमें कंपेयर करना है ट्राइंगल OAP को ट्राइंगल OCQ के साथ, और हमें इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, पहली चीज बताइए, हम क्या क्या स्टेटमेंट्स दे सकते हैं? अगर मैं कहूं कि साइड OA विल बी इक्वल टू साइड OC, तो इसकी रीजन क्या होगी? सर्कल का रेडियस है। जी, दोनों रेडियस हैं, तो दोनों इक्वल होंगे, सेम सर्कल के रेडियस हैं। अच्छा, अगर मैं कहूँ कि ट्राइंगल साइड AP इज इक्वल टू साइड CQ,
तो इसकी रीजन क्या होगी? देखें, ए बी और बी सी आपस में इक्वल है ना, तो इनका मिड पॉइंट भी सेम लेंथ पे होगा। फर्ज करें जी कि इनकी लेंथ सी 10, तो दोनों का मिड पॉइंट कितनी लेंथ पर आएगा? दोनों का मिड पॉइंट 5 सेंटीमीटर की लेंथ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी रीजन हम लिखेंगे कि ए बी इज इक्वल टू बी सी। हम कहेंगे कि बस ये रीजन काफी है, दोनों इक्वल है तो दोनों के मिड पॉइंट्स है ना वो भी सेम उस पर होंगे। अच्छा जी, लास्ट ये है कि ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। जी, इसकी रीजन क्या है? सर क्योंकि वो दोनों उसको बाइसेक्ट कर रहे हैं, दोनों रेडियस है ये है असल में इक्वल कॉर्ड्स, ए बी एंड बी सी इक्वल कॉर्ड्स आर equidistant from center of circle। वो वाली कॉर्ड्स जो कि इक्वल इन लेंथ होती है ना किसी सर्कल में, उनका सेंटर ऑफ द सर्कल से डिस्टेंस हमेशा सेम रहता है। सही है? मिसाल के तौर पर मैंने एक सर्कल बनाया, सेंटर ऑफ द सर्कल, मैं कहता हूं कि ये वाली कॉर्ड 5 सेंटीमीटर्स की है, और फिर मैं कहता हूं कि ये वाली कॉर्ड भी 5 सेंटीमीटर्स की है। तो 5 सेंटीमीटर की मैं जितनी कॉर्ड्स बनाऊंगा ना इस सर्कल में, जब भी मैं सेंटर ऑफ द सर्कल से उनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, तो वो हमेशा सेम आएगा, ये तीनों डिस्टेंसेस हमेशा सेम आएंगे। हाँ, अगर आप कोई ऐसी कॉर्ड ले लें जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर नहीं है, तो फिर उसका डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर भी चेंज हो जाएगा। तो इक्वल कॉर्ड्स आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है, अब हमने तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ कर दिया, तो कौन से आर्ग्यूमेंट से हम कहेंगे कि ये दोनों ट्राइंगल्स इक्वल हैं? एस 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 हम लगा देंगे पोस्टुलेट, और हम कहेंगे कि ये पूरी ट्राइंगल आपस में इक्वल है। ठीक है, यहाँ से भी देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने लिखा कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये रेडियाए हैं। अच्छा, इसके बाद इन्होंने कहा कि ए पी ओ एंड सी क्यू ओ ये इक्वल होंगे परपेंडिकुलर टू कॉर्ड, ये भी सही है। जब आप सेंटर ऑफ द सर्कल से मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड को ज्वाइन करेंगे तो हमेशा 90 का एंगल बनेगा, ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। या जब भी आप सेंटर ऑफ द सर्कल से कॉर्ड पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाएंगे तो वो भी हमेशा उसके मिड पॉइंट को कनेक्ट करेगा, ये भी कह सकते हैं। अच्छा, ए पी और सी क्यू ये आपस में इक्वल है, मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है, और वो वाला रीजन भी हम दे सकते हैं जो हमने दिया। आप देखें नीचे इन्होंने तीनों साइड्स को इक्वेट किया हुआ है। वो क्या था कि ओ ए और ओ सी रेडियस हैं, ओ पी और ओ क्यू इक्वल कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम सेंटर है, और ए पी इज इक्वल टू सी क्यू, ये मिड पॉइंट्स ऑफ इक्वल कॉर्ड्स हैं। सही, और इसके अलावा भी हो सकता है, तो हमने ये मिड वाला किया है। अच्छा, उसके बाद है गिवन दैट। अच्छा, ये बताइए समझ में आ गया? इसमें कोई क्वेश्चन हो मजीद? आसान था, तो इतना मुश्किल तो नहीं था। गिवन दैट ऑब्ट्यूज एंगल COA इज 140, फाइंड एंगल QCO। COA कहाँ बनेगा? ठीक है, ये वाला एंगल है COA, ये कितना है?
140। हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है QCO। QCO ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। जी, कैसे करेंगे? सर एंगल जो क्यू के ऊपर 90 बन रहा है तो उसके ऑपोजिट भी 90 बनेगा। ठीक है, 90 हो गया। फिर अगर वो 220 को दोनों में ट्रायंगल में डिवाइड कर दें तो फिर एक ट्रायंगल, एक जो छोटा ट्रायंगल है उसके अंदर 655 आ जाएगा। उससे बेहतर है ना आप ये बताएं कि ये वाला एंगल कितना बनेगा? 70। ये उसका हाफ होगा ना, तो यहाँ 35 हो गया, यहाँ भी 35 हो गया। सही है। अच्छा, अब ये बताएं कि ये वाला एंगल कितना होगा? 55। 55। ये वाला एंगल कितना होगा? सेम। सेम होगा। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब 140 में से अगर हम 110 को ऐड करके सब्ट्रैक्ट करते हैं 360 में से, तो 250 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 110 रह जाएगा। इसका मतलब है ये भी 55 और ये वाला एंगल भी 55। तो 55 और 90 ऐड हो गए 145। तो ये कितना बन गया? 35। 35 का होगा ये एंगल। सही। जी सर। जी, इसमें किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लें। अच्छा, उसके बाद है 25। तो क्वेश्चन 25 पे आ जाते हैं। आपको PQ दो मैट्रिसेस गिवन है, इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है। प्रोडक्ट तो आपने फाइंड कर लिया होगा। जी फजल भाई बताइए। नहीं सर। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फजल भाई फिर ये मुझसे पूछने वाला सवाल नहीं था, ये तो आपको रिवाइज करना चाहिए था इसको खोल के कॉपी से कि ये काम कैसे होता है। हमने नहीं सर, करना अगर ही होता सारा है। काम हो जाता, सारा काम हो जाता फिर आप कहते नजर लग जाएगी। हाँ, नहीं तो मतलब नजर बचाने के लिए ना ये हरकतें करने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, 0 इंटू 0। सही है। अब वही रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगी, तो 4 इंटू 2 प्लस 0 इंटू -1। अब हम सेकंड रो पर आ गए, तो -2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 0। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 3 इंटू -1। ठीक है। अब आपने सिंप्लीफाई करके लिख देना इसमें क्या आंसर आ रहा है। 4, 8, -2, -4 और -3। तो फाइनल आंसर आपका 4, 8, -2 और -7 बन गया। पार्ट बी में कह रहे हैं कि आपने k की वैल्यू फाइंड करनी है और डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स इज -4। अच्छा जी, अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालें तो हम कैसे निकालेंगे? हम लिखेंगे कि ये, एक तो ये कि आंसर -4 है ना, तो यहाँ पर 3 इंटू के हो जाएगा, माइनस -1 इंटू 2 हो जाएगा, इक्वल टू -4। तो ये हो गया 3k + 2 -4।
तो आपके पास k का आंसर -2 आ गया। अच्छा, अब आपको m इनवर्स फाइंड करना है, ठीक है। मैट्रिक्स m क्या बन गया, वो बन गया है 3 -1 2 और -2। डिटर्मिनेंट इसका -4 है। m इनवर्स के लिए आप क्या करेंगे कि 1/-4 को मल्टीप्लाई करेंगे एक मैट्रिक्स से। उसमें प्राइमरी डायगोनल की आप क्या करेंगे, प्लेसेस चेंज करेंगे। सेकेंडरी डायगोनल की क्या करेंगे, साइंस चेंज। साइंस चेंज कर देंगे। ठीक है, ये हो गई। बस अब आपने मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास -1/4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा हर एक एलिमेंट। तो आपके पास आंसर आ रहा है 1/2 -1/4 1/2 और -3/4। ये इसके इनवर्स का आंसर है। सही है, पेपर कंप्लीट हो गया।